पहाड़ों की बहन पठार यानी कि छोटा नागपुर ग्रामीण अंचल का एक क्षेत्र चंबा, जहां बचपन से मैं इस परिवेश में पला और बढ़ा क्योंकि मेरे पिता बैंक में थे और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। उन्हें चंबा इतना अधिक पसंद आ गया था कि उन्होंने वहीं पर ज़मीन खरीदा और वहीं सारी ज़िंदगी रह गए। वैसे भी झारखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। हरे भरे पेड़, झरने, नदी, तालाब, पहाड़ पठार क्या नहीं है वहाँ। और उससे भी अधिक वहाँ के सीधे साधे भोले भाले लोग। चंबा में जब पापा गए थे तब मेरी उम्र मुश्किल से 10 या 11 साल रही होगी। हमारा स्कूल, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते थे, वहीं पापा ने मेरा नाम लिखवा दिया चंबा पब्लिक स्कूल में, और मेरा भाई दोनों साथ में ही जाते थे। मेरे क्लास में कई लड़कियां भी पढ़ती थीं, मगर उसकी आंखें हमेशा कुछ कहती थीं, जबकि मैं बचपन के ही दायरे में था। फिर भी न जाने क्या कशिश थी उसकी आंखों में। मैं हमेशा ही खींचा सा चला जाता था। कभी वह स्कूल नहीं आती तो मैं उसके लिए नोट्स बनाया करता, उसे जाकर दिया करता था। खेल के समय भी मैं जाकर उसके साथ खेलने लगता तो मेरे टीचर्स आकर मुझे डांटने लगते, क्यों जतिन, तुम्हारे पास लड़के नहीं हैं क्या? तुम लड़कियों से दोस्ती क्यों करते हो? फिर मैं खिसियानी हंसी के साथ आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता था। लेकिन हमारी यह दोस्ती बरकरार रही क्योंकि वह और उसके परिवार वाले हमारे घर में आना जाना करते थे। उसके पिताजी कॉलेज के प्रोफेसर थे। उसके 3 भाई बहन थे। वह सबसे छोटी थी। बहुत ही खुश मिजाज आयशा, जब भी मैं उसे बुलाया करता वह मुस्कुरा कर मुझे देखा करती थी। बिल्कुल ही नाम के अनुरूप फूलों की तरह खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आँखें, काले घुंघराले बाल, चेहरे का गेहुआ रंग, बड़ी ही निश्चल मुस्कुराहट, न जाने कैसे वह मेरे दिल में उतरती चली गई। जैसे जैसे मैं जवानी के आगोश में बढ़ता गया, मेरे मन मस्तिष्क में आयशा बसती चली गई। मेरे मन में उसके अलावा कोई और थी ही नहीं, ना ही मैं कभी उसके बिना जीने की कल्पना भी कर सकता था। लेकिन चंबा एक बहुत ही छोटा सा शहर था, जहाँ प्रेम और प्यार किसी से अपराध से कम नहीं था। इसीलिए मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। धीरे धीरे हम दोनों बड़े होते चले गए। वह दूसरे शहर में जाकर कॉलेज करने लगी क्योंकि चंबा में बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था। मेरे पिता की हार्दिक इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने कई एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिए और निकाल भी लिया। फिर मैं दिल्ली एम्स से मेडिकल पढ़ने लगा। मेरी इच्छा बिल्कुल भी चंबा जाने की नहीं होती थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कि आयशा की शादी किसी और से हो जाएगी और मैं इस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने धीरे धीरे वहाँ आना जाना ही कम कर दिया, पढ़ाई के नाम पर, फिर जॉब के नाम पर। बहुत दिनों बाद माँ ने बताया आयशा की शादी तय हो गई है। उसके मम्मी पापा तुम्हें खोज रहे थे, तू छुट्टी लेकर आएगा क्या? क्या बात कर रही हो माँ? भला आयशा की शादी में मैं आकर क्या करूँगा? अपनी भीगी हुई आँखों से मैंने माँ से कहा। माँ को क्या पता मैंने क्या खो दिया। मेरा मन टूट गया था। मैंने अपने आप को पढ़ाई में पूरी तरह से झोंक दिया। जब फाइनल राउंड में कैंपस में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं मसूरी के एक अच्छे से अस्पताल में सीनियर डॉक्टर के रूप में काम करने लगा था। माता पिता की उम्र भी हो रही थी। माँ पापा चाहते थे कि मेरा घर बस जाए, मगर मेरा टूटा हुआ दिल कुछ भी गंवारा नहीं कर पा रहा था। माँ ने कई बार मुझसे कहा, जतिन, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दे, मैं उसे ही घर बहू बनाकर ले आऊँगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बेटा, इतना पढ़ लिख कर इतनी अच्छी तनख्वाह लेने का वाला लड़का शादी के नाम से क्यों भागता है? क्या कमी है तुझ में? मुझे बता। माँ को कोई कमी नहीं है, मगर मैं शादी कर किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। तभी माँ को शक हो जाता।
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे किसी से प्यार था? मैंने जवाब टाल दिया करता था। बहुत दिनों बाद दीपावली में माँ ने कहा, बेटा कई बरस बीत गए हैं, एक अरसे से तुम त्योहार पर नहीं आए हो, तुम आओ इस बार। ठीक है माँ, समय हर जख्म का इलाज होता है। मैं भी सब कुछ भूल कर छुट्टी लेकर गांव चला गया। कुछ वैसे ही था, कुछ बदल भी गया था, मगर मेरा घर अभी भी बाहें फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ, सब कुछ वैसे ही है। शर्मा अंकल आंटी, हाँ बेटा, सब कुछ वैसे ही है। कुछ बदल गया है, कुछ नया बन गया है, कुछ पुराने लोग यहाँ से चले गए, बाकी सब कुछ वैसा ही है। कल तुम घूम कर आओ ना, घर पर क्यों बैठे रहते हो? हाँ, मैं तो आज ही घूमने जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। वही मंदिर था जहाँ जाकर मैं हर दिन जाकर घंटी बजाकर पूजा किया करता था। आज न जाने मेरे पैर उधर कैसे उठ गए थे और मैं उधर ही चला गया। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं पुरानी बातें याद कर रहा था। किसी बहाने से आयशा भी रोज़ आया करती थी मंदिर में प्रणाम करने के लिए, और मैं भी इधर से जाया करता था। आँखों आँखों में हम दोनों में कुछ बातें भी हो जाया करती थीं और एक दूसरे को देखकर हम मुस्कुरा दिया करते थे। न जाने कितनी उमंगें थीं और हर कुछ ऐसा लगता था जैसे मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। मगर आज हर कुछ फिसल गया है। आयशा तो अपने घर में मग्न होगी, अपने बाल बच्चों के साथ खुश। कभी मुझे हिम्मत भी नहीं पड़ती पूछने की कि आयशा की शादी कहाँ हुई और किसके साथ हुई। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई पतली दुबली सी लड़की पर। वह आँखों में कभी नहीं भूल सकता। यह तो आयशा है। अरे मगर यह सफ़ेद साड़ी में कैसे? मेरा दिल धक से कर गया। आयशा, मेरे आवाज़ देने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ जतिन, बोलो। आयशा, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, मगर मैंने तो तुम्हें पहचान लिया था। तुम्हें पहचानने में कितनी देर लग गई? उसने उलाहना देते हुए कहा। मैं अवाक उसका चेहरा देखता रह गया। मैंने कहा, आयशा, यह सब क्या है? तुम यह सफ़ेद कपड़े? मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नियति है जतिन, भाग्य का लिखा हुआ। अब तो आदत पड़ गई है। यह कब हुआ? 3 साल पहले। ओह, और तुम्हारे बच्चे? एक बेटी है। आओ ना घर, मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। हाँ ज़रूर। मेरा दिल पहले से टूटा हुआ था, एक बार फिर से टूट गया। कभी मैंने यह नहीं सोचा था कि आयशा मुझे इस रूप में कभी मिलेगी भी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आया, अपनी माँ से पूछा, माँ, आयशा के साथ क्या हादसा हुआ था? आयशा के साथ? अरे वह तुम्हें कहाँ मिली? मंदिर में। आज जब मैं मंदिर गया तो वह मंदिर में आई थी। मैं सदमे में आ गया। अरे क्या बताऊं बेटा, लो चाय पियो। बड़ी ही बदकिस्मत है वह बच्ची। बड़ी धूमधाम से शर्मा जी ने उसका ब्याह किया था। लड़का भी बहुत अच्छा था, परिवार भी बहुत अच्छा दिखता था, मगर उन लोगों ने कितनी चालाकी दिखाई। लड़के को दिल की बीमारी थी, उन लोगों ने छुपा दिया। उसे दिमाग में ट्यूमर भी था, उसे छुपा दिया, जबकि वह कैंसर बन चुका था। शादी के 3 साल भी नहीं हुए थे कि कैंसर अपनी असलियत में आने लगा और दिल की बीमारी के कारण उसका पति झेल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। 1 साल की छोटी सी बच्ची उसकी गोद में थी। ससुराल वालों ने पति के मृत्यु के बाद ही अपने रंग बदल दिए। वह तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, अपने बच्ची के साथ पूरी जिंदगी काटना चाहती थी, लेकिन उसके सास ससुर मिलकर उसे हरिद्वार विधवा आश्रम भेजने वाले थे। जब शर्मा जी को पता चला तो वह जाकर अपनी बेटी और नतनी दोनों को उठा कर ले आए। तब से बेचारी यहीं रह रही है, बड़ी दुखियारी है। अब शर्मा जी रिटायर कर गए हैं। भाई भाभी का बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है। आयशा स्कूल में पढ़ाती है
और किसी तरह से अपनी बच्ची को पाल रही है। माँ, यह तो बहुत बड़ा बुरा हुआ। हाँ बेटा, क्या करें, नियति है, भगवान की इच्छा के आगे किसकी चलती है। दूसरे दिन मैं उठकर शर्मा अंकल और आंटी के घर चला गया। वह दोनों मुझे देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कि सगे माँ बाप हों। उन्होंने आयशा को आवाज़ देकर कहा, आयशा देखो कौन आया है। आयशा अंदर से दौड़ती हुई आई। अरे जतिन, तुम यहाँ। वह मुस्कुरा तो रही थी लेकिन उसकी आंखों का सूनापन बरकरार था। उसकी आंखों में अब वह उमंगें नहीं थीं जो होनी चाहिए थीं। भला भरी जवानी में बेचारी आयशा कैसे गमगीन हो गई है। मैं सोचने लगा, जा बेटा चाय बना कर ले आ। शर्मा आंटी ने कहा, हाँ ठीक है। यह कहकर आयशा चाय बनाने के लिए चली गई। आंटी अंकल, यह कैसे हुआ। पता नहीं बेटा, हमारी किस्मत खराब थी। आंटी रोने लगी। अब तो बड़ी चिंता होती है। तुम्हारे अंकल भी रिटायर्ड कर गए हैं और हमारी ज़िंदगी का क्या ठिकाना। कल को क्या होगा। करण अपना परिवार संभालेगा कि इसे संभालेगा, और इसके साथ एक बच्ची भी है, उसका क्या होगा। बड़ी चिंता लगी रहती है। आंटी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, बस एक चुटकी सिंदूर किसी की किस्मत बदल देती है, किसी की पहचान बदल देती है। मैं आयशा से शादी करूँगा। यह तुम क्या कह रहे हो। शर्मा आंटी घबराते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी सुन लेंगी तो नाराज़ हो जाएंगी। क्यों आंटी होंगी। किस बात किताब में लिखा है कि किसी विधवा से शादी करना अपराध है। क्या मुझे अपने समाज को बदलना है या अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। मैं अपनी माँ को मना लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। शर्मा आंटी और अंकल दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आया, अपनी माँ से दृढ़ता से कहा, माँ आप चाहती हैं ना कि मेरा घर बस जाए। हाँ बेटा। माँ की आंखें चमक उठीं। तूने लड़की पसंद कर लिया। हाँ माँ, मैंने लड़की पसंद कर लिया। कौन है वह। आयशा। आयशा। माँ एक बार हड़बड़ा गई। यह तू क्या कह रहा है। वह तो एक बच्ची की माँ है। तो क्या हुआ माँ, हमारा यह समाज कितना रूढ़िवादी है, कितना संकुचित सोच है। एक चुटकी सिंदूर एक लड़की का भाग्य बदल देता है। अगर उसके माथे पर सिंदूर नहीं है तो वह बेचारी हो जाती है, ना घर की रहती है ना घाट की। माँ, मुझे इस सोच को बदलना है। मुझे आयशा से शादी करनी है। मैं उसे ऐसे घुटकर मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे अपनी माँ को थोड़ा समझाना पड़ा। मम्मी पापा को भी पता था आयशा एक बहुत ही सुलझी हुई, अच्छी और संस्कारी घरेलू लड़की है, और उसका घर बस जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। माँ पापा दोनों ने हाथों में शगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे लेकर जाकर शादी पक्की कर आए। बहुत ही सादगी के साथ मंदिर में फेरे लेने के बाद मैं आयशा की मांग में सिंदूर भर दिया। अब वह मेरी थी हमेशा के लिए। यह सिंदूर एक सुदृढ़ पहचान है, मेरी एक ढाल जो मैं हूँ अपनी पत्नी के साथ। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।